हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाठक क्लासेस। माय नेम इज मनोजित पाठक। आज का जो वीडियो है वो वेक्टर्स के रिगार्डिंग ही है। हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसका नाम था बेसिक्स टू वेक्टर्स पार्ट 1। ये आपका पार्ट 2 है जहाँ पे हम बेसिकली स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा था। इन शॉर्ट बेसिकली क्या होता है, वेक्टर्स कुछ नहीं होता, एक तरीका होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, वो एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दैट इज अ बेसिक थिंग विच वी ऑल नो। ठीक है, क्लास 9 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो आता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं जीरो वेक्टर, या कभी कभार इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है, या तो वॉइड वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका ना कोई मैग्नीट्यूड है ना कोई डायरेक्शन है। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट बी एंड इधर से एक एरो बना है, तो आप कह सकते हैं वेक्टर जो इधर से स्टार्ट हो रहा है इधर को जा रहा है, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज ए बी वेक्टर। अब सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहीं गया ही नहीं, वो यहीं पे खड़ा है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, उसका फाइनल पॉइंट भी है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जब हम एक वेक्टर बनाते हैं उसका मैग्नीट्यूड हम किससे दिखाते हैं, बेसिकली उस वेक्टर का या उस एरो का जो लाइन का लेंथ होता है, उस एरो का जो लाइन का लेंथ का एरो जो उसका लेंथ होता है उससे हमें पता चलता है उसका मैग्नीट्यूड। अब ये अगर यहीं से शुरू हो रहा है यहीं पे खत्म हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो, बिकॉज देयर इज नो लेंथ। और इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, इसका फाइनल पॉइंट भी यही है, उसका कोई डायरेक्शन भी नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसा वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर whose magnitude is zero and has no direction। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या वॉइड वेक्टर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला कुछ ऐसा है सच है नहीं, उसका हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स को अक्सर हम पॉजिटिव वेक्टर्स भी बोलते हैं, इसको हम अक्सर पॉजिटिव वेक्टर्स भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, these are the vectors which have equal magnitudes, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, and they have the same direction। मतलब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है, मतलब दे आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इक्वल वेक्टर्स, या कभी बार उनको पॉजिटिव वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और यहाँ पे वेक्टर है बी वेक्टर। ध्यान से देखिए दोनों का जो लेंथ है बिल्कुल सेम है, मतलब आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दे आर पैरेलल, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ए का जो डायरेक्शन है जिसको हम बेसिकली क्या दिखाते हैं, कैप से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, और इसका डायरेक्शन बी कैप, दोनों का डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, देयरफॉर आप ए वेक्टर को बी वेक्टर के इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी, जो कोई ट्रक या कोई बस यहाँ से चलना शुरू किया, उसका जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, और मान लीजिए यहाँ से एक दूसरा ट्रक है वो भी चलना शुरू किया, उसका भी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे वो बेसिकली क्या है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली क्या है, 5, और देखिए दोनों का डायरेक्शन भी बेसिकली क्या है, सेम। तो बेसिकली ये दोनों तुम्हारे क्या हो गए, सेम।
इक्वल वेक्टर्स, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव वेक्टर्स। ठीक है, दोनों का जो स्पीड है वो सेम है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। हमें क्या पता है, स्पीड जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी के साथ जब हम डायरेक्शन लगा देते हैं, स्केलर माने मैग्नीट्यूड, उसके साथ जब हम डायरेक्शन लगा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। वो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब दो, और ये वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब अगर आपका स्पीड जो कि मैग्नीट्यूड है वो अगर सेम है और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो आपको जो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, जो कि यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स बेसिकली ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, देखिए नेगेटिव वेक्टर एज सच कुछ भी होता है, बस ये एक तरीका होता है समझाने का वेक्टर के डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है और कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन है, और देखिए दोनों का जो लेंथ है, इस एरो का जो लेंथ है, जो कि आमतौर पर मैग्नीट्यूड समझाता है, दोनों का जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड कह लीजिए, वो दोनों का सेम है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों, कैसे समझाते हैं, इस नेगेटिव साइन से। ये नेगेटिव साइन ये समझाता है कि ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है। आप चाहे तो नेगेटिव साइन को इधर भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, किसी एक में भी डाल दीजिए, या तो इसमें डाल दीजिए या तो इसमें डाल दीजिए, आप कहीं भी डालिए, वो यही समझाएगा कि ये दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे का उल्टा है, ऑपोजिट है, दे आर ओरिएंटेड 180 डिग्री एंगल टू ईच अदर। ओके, अच्छा, इस हालात में इसको हम बेसिकली बोलते हैं, इस वेक्टर को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, और आप ऐसे लिख सकते हो बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बात एक ही है, सो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स बेसिकली क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, या आप कह सकते हैं दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो आप लिख सकते हैं दीज आर द वेक्टर्स which have the same magnitude but are opposite in direction. ओके, नोट डाउन कर लीजिए। सपोज कीजिए मैंने इधर की साइड, एक एग्जांपल लेते हैं, इधर के साइड मैंने एक फोर्स दिया जो कि क्या है, 5 न्यूटन, और दूसरा फोर्स बिल्कुल इसी के पैरेलल लेकिन उल्टी दिशा में, जिसको हम एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, इस दिशा में दिया और सेम दिया। तो ये जो फोर्स है इसको अगर आप F1 देते हैं और ये जो फोर्स है जो कि आप F2 बोल सकते हैं, वैसे ये दोनों उसके मैग्नीट्यूड है, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है और दोनों ऑपोजिट है, तो बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स। मतलब F1 जो है वो F2 के नेगेटिव है। वी नो ना फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, एंड दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ऑपोजिटली ओरिएंटेड। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव वेक्टर्स हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स को कभी कभार हम कुछ राइटर्स जो है पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता था, इक्वल या पॉजिटिव वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते थे जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता था और वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते, मतलब आप कह सकते हैं पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो मैग्नीट्यूड वाली बात थी इक्वल वेक्टर्स या पॉजिटिव वेक्टर्स, उसको गायब कर दीजिए, तो क्या रह गया, सिर्फ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल, बस यही जो क्वालिटी होती है इसमें होती है। होता क्या है बेसिकली, दीज आर द वेक्टर्स which are
इन द सेम डायरेक्शन, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं। देखिए अगर इक्वल हो जाता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर कंसर्न। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर है बी वेक्टर। अब ध्यान से देखिए दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो उस हिसाब से दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं आएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम आएगा। तो इसको हम बोलेंगे लाइन वेक्टर्स। अगर मान लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम आता, मतलब दोनों का अगर मान लीजिए लेंथ बिल्कुल सेम होता और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको भी हम लाइन वेक्टर्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपके जो सारे इक्वल वेक्टर्स होते हैं या पॉजिटिव वेक्टर्स होते हैं उनमें ये वाली क्वालिटी तो हमेशा होती ही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एवरी इक्वल और पॉजिटिव वेक्टर्स आर लाइन वेक्टर्स, बट एवरी लाइन वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। क्योंकि अगर देखिए लाइन वेक्टर इक्वल वेक्टर तब हो सकता है जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो जाए तो सही, हम कह सकते हैं कि हाँ ये वाला लाइन वेक्टर जो था वो इक्वल वेक्टर है। अगर ना हो तो नहीं कह सकते। तो लाइन वेक्टर हमेशा जो है आपका इक्वल वेक्टर कहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जो इक्वल वेक्टर है वो हमेशा आपका लाइन वेक्टर कहलाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स, इक्वल या जिसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइन वेक्टर्स। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। बट लाइक या जिसको हम बोलते हैं पैरेलल भी बोलते हैं, वेक्टर्स मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। अब वो डिपेंड करता है अगर सिचुएशंस उस किस्म का हो। अब सिचुएशन क्या है कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो फिर इक्वल कहलाएंगे, अगर नहीं तो नहीं कहलाएंगे। मतलब ये एक्सीडेंटल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये हमें 100% श्योर है कि इक्वल वेक्टर पर ये आपका होगा ही लाइन वेक्टर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल इसी का एक उल्टा है, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ लाइक और पैरेलल वेक्टर। इसको कहा जाता है अनलाइक वेक्टर्स, या कभी बार हम इसको एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं। अब बस ये समझ लीजिए कि जो लाइन वेक्टर के बारे में हमने अभी बताया बिल्कुल उसका उल्टा है, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इट। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर का जो हमने डेफिनेशन दिया था, क्या दिया था कि दो वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट ऑपोजिट होगा, उसमें से मैग्नीट्यूड सेम होगा वाला जो स्टेटमेंट है उसको लाइन वेक्टर क्या रह गया, सिर्फ ऑपोजिट होगा, मतलब एंटी पैरेलल। बस यही आपका क्या है अनलाइन वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब these are the vectors which are in opposite direction। अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर है ए वेक्टर और यहाँ पे वेक्टर है बी, दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऑपोजिट डायरेक्शन को कैसे समझाते हैं, अगर आपका यूनिट वेक्टर होता है उसमें अगर एक के साथ दूसरे को अगर आप माइनस डाल देते हैं या तो इसमें या तो उसमें, वो ऑपोजिट डायरेक्शन को समझाते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपका मैग्नीट्यूड, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि इक्वल आ भी गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी दिखाना है उल्टा दिखाना है, आ भी गया और डायरेक्शन उल्टा है, तो ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो चीज है ये तुम्हारे पास क्या है, इसको हम नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो सारे नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंटी पैरेलल होने की या अनलाइक होने की जो फीचर है या खासियत है वो तो ऑलरेडी उनमें मौजूद होता ही है। लेकिन आपके सारे जो अनलाइक वेक्टर्स हैं वो नेगेटिव वेक्टर्स होंगे ऐसा गारंटी नहीं है। अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, सिंपल। ये काफी हद तक वैसा ही केस है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था और
लाइक और इक्वल वेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे वैसे सिचुएशन राइज होता है अनलाइक और नेगेटिव वेक्टर्स के लिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं every negative vectors is an unlike vector. Every negative vector is an unlike vector, ये एंटी पैरेलल वेक्टर, but every unlike vector may or may not be negative वेक्टर। आपके जो अनलाइक वेक्टर है वो नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है कि नहीं। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है फिर तो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगेन इट इज एन एक्सीडेंटल कांसेप्ट या कंडीशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हम करेंगे वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? ध्यान से सुनिए, जो आपका इक्वल वेक्टर था, जो आपका लाइक वेक्टर था, इसको हम पॉजिटिव वेक्टर भी बोलते थे, इसको पैरेलल वेक्टर भी बोलते थे। ठीक है, बार बार एक ही चीज को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। और जो आपका नेगेटिव वेक्टर था और जो आपका अनलाइक वेक्टर था, ये सारे आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ये सारे आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं। देखिए कोलिनियर वेक्टर्स होता क्या है, आपके पास मान लीजिए जो वेक्टर्स होते हैं, एक रेफरेंस ले लीजिए, एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए, उसके बाद आप जो भी वेक्टर्स बनाएंगे वो पैरेलल और एंटी पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, अब देखिए अगर दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है और पैरेलल है तो उसको आप इक्वल वेक्टर बोलोगे, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो सिर्फ लाइक वेक्टर बोलोगे। और अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उल्टे हैं तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है सिर्फ उल्टे हैं, ऑपोजिट है, तो उसको अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे वेक्टर्स जो है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल है। मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे, इन वेक्टर्स के एरोस को भूल जाइए, आपने एक रेफरेंस लाइन बना रखा है, उस रेफरेंस लाइन के साथ ये सारे जो वेक्टर्स हैं अगर वो आपको पैरेलल दिखते हैं तो ये सारे वेक्टर्स आपके कोलिनियर कहलाएंगे। मतलब जब वेक्टर्स आपको पैरेलल दिखे, मतलब आप जो डायरेक्शन का लॉजिक होता है ना कि इधर जाता है उधर जाता है, उसको एक बार के लिए भूल जाइए। अगर आप इन वेक्टर्स को एक लाइन की तरह देखेंगे, जस्ट एक लाइन, उनका डायरेक्शन मत सोचिए, एक लाइन की तरह अगर देखें, अगर सारे लाइंस जिनको हम वेक्टर कह रहे हैं, अगर सारे लाइंस अगर आपको पैरेलल दिखते हैं तो वो आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। अब पैरेलल का मतलब या तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, अब वो इधर वाले को हम एंटी पैरेलल बोलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। बस अगर इसको आप लाइन की तरह देखें तो सारे लाइंस आपके पैरेलल होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर्स जो कि इक्वल या लाइक वेक्टर्स होते हैं, या ये वेक्टर्स जो उल्टी दिशा में और इधर की तरफ है जिसको नेगेटिव अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं, ये सारे ही आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं द वेक्टर्स which are parallel or anti-parallel to each other are called collinear vectors। ठीक है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का इक्वल होना कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे उस पर फोकस ही नहीं करना। मेरा फोकस इतना है कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है कि नहीं है, दैट्स इट। अगर है तो कोलिनियर कहलाएंगे, नहीं है तो नहीं है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद हमारा आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर। अब ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास तीन एक्सिस है, x
वाई जेड। 3 डायमेंशन में आपके पास 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। ये आपका मान लीजिए ओ है। अब इन तीनों एक्सिस में क्या किया है, आपके स्पेस को 3 प्लेन्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो प्लेन है ये आपका क्या कहलाता है, एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ये वाला जो प्लेन है ये आपका वाई जेड प्लेन कहलाता है, और ये वाला जो प्लेन है ये आपका एक्स जेड प्लेन कहलाता है, ठीक है। आपके पास 3 प्लेन है, मतलब इन तीनों एक्सिस में आपके पूरे स्पेस को 3 प्लेन्स में डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए इस प्लेन के ऊपर, मतलब ये काइंड ऑफ 2 डायमेंशन आपके पास एक सरफेस है, उसके ऊपर आपने 2 वेक्टर्स बनाए, जो भी जितने वेक्टर्स आपको बनाना है बना सकते हैं। एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर। ये कैसे है, किस तरह से ओरिएंटेड है, इक्वल है कि नहीं है, इसको लेके कोई कुछ भी नहीं सोचना, बस आप देख लीजिए सारे वेक्टर्स इस प्लेन पे लाइन करना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ वेक्टर्स हैं, सी वेक्टर, और मान लीजिए यहाँ पे है डी वेक्टर, फिर मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर है ई वेक्टर, और यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर है एफ वेक्टर। अब देखिए आपके जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है इनका जो ग्रुप है, फिर ई वेक्टर और एफ वेक्टर इनका जो ग्रुप है, और सी वेक्टर और डी वेक्टर इनका जो ग्रुप है, दीज आर ऑल कोप्लेनर वेक्टर्स। क्यों, आप खुद गेस कीजिए क्यों होगा, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं जैसे ए और बी, दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ई और एफ आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ए बी जो है वो आपका लाइन कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे, ई एफ जो है वो आपका लाइन कर रहा है वाई जेड प्लेन पे, और सी डी जो है वो आपका लाइन कर रहा है एक्स जेड प्लेन पे। तो अगर वेक्टर सेम प्लेन पे लाइन करेंगे तो उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर। दैट को आता है फॉर कॉमन, मतलब जिनका प्लेन कॉमन है तो उनको बेसिकली बोलते हैं कोप्लेनर। मतलब दीज आर द वेक्टर्स, these are the vectors which have the common planes, या कह सकते हैं these are the vectors which are lying on the same plane। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं ए और सी की बात करता हूँ, आर दे कोप्लेनर? नो, ए का प्लेन अलग है, सी का प्लेन अलग है। अगर मैं पूछता हूँ डी और एफ वेक्टर क्या होगा, बच्चों बताइए। डी का वेक्टर क्या है, देखिए डी का प्लेन कौन सा है, एक्स जेड, और एफ का क्या है, वाई जेड है। उनका प्लेन्स अलग है तो तुम्हारे कोप्लेनर नहीं हो सकते। ओके, नो डाउट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से अब आपको पता चल चुका होगा, को वर्ड हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर कॉमन। व्हेनेवर देयर इज समथिंग कॉमन वी यूज द टर्मिनोलॉजी को, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कई सारे वेक्टर्स हैं, 1 2 3, आपको जितना लेना लीजिए, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका कॉमन होना चाहिए। कॉमन इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिन वेक्टर्स का कॉमन, मतलब जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है या सेम होता है, मतलब जिनकी पूंछ जो है एक जगह पे लगी हुई है, उनको हम बेसिकली बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। These are the vectors, these are the vectors which have the same initial points, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। ओके, अच्छा, इसी तरह और एक है बिल्कुल इसका उल्टा है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं को टर्मिनेटिंग वेक्टर। को टर्मिनेटिंग वेक्टर, सर आपको इससे समझ आना चाहिए। इनिशियल का मतलब है, हमने इनिशियल पॉइंट को देखा था। अगर यहाँ पे टर्मिनेटिंग की बात करें, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एंडिंग पॉइंट। मतलब हम यहाँ पे कॉमन एंडिंग पॉइंट पे फोकस करेंगे। मतलब बेसिकली क्या है, अगर आपके पास वेक्टर्स है उनका एंडिंग पॉइंट जो है अगर वो सेम हो जाता है तो उनको हम बोलते हैं को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स। उनका एंडिंग पॉइंट जो है, एंडिंग पॉइंट जो है इज कॉमन, इनको हम क्या बोलते हैं, को टर्मिनेटिंग वेक्टर।
ऑप्शन लिख सकते हैं, these are the vectors which have common ending point. ठीक है, these are the vectors which have common ending point. ओके, लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाद और एक वेक्टर करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है आगे के सब टॉपिक। इसका नाम है फ्री वेक्टर्स। अब बोलिए कि फ्री वेक्टर क्या है? देखिए, फ्री वेक्टर होता है जिन वेक्टर्स को, देखिए फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर, आमतौर पर मोस्टली सारे वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स ही होते हैं, ये बात जान लीजिए, हर एक वेक्टर फ्री वेक्टर ही होता है। बस उस बात को समझाने के लिए स्पेशली इस टाइप को हमें बताना पड़ता है। फ्री वेक्टर्स आमतौर पर उन वेक्टर्स को बोलते हैं जो अगर मूव कर जाते हैं या पैरेलली शिफ्ट कर जाते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टी था, अब तक हमने जितने भी सारे वेक्टर्स पढ़े हैं उन सब में लागू होता है, सब में लागू होता है। बट फिर भी इस बात को समझाने के लिए मैं इस पॉइंट को आपको बता रहा हूँ। इसका बेसिकली मीनिंग होता है these are the vectors, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। these are the vectors which when moved, जब उसको मूव करेंगे, their magnitude and direction remains the same। उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, उस पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक वेक्टर है ऐसे, आप जैसे चाहे ओरिएंट उसको करा सकते हैं, ऐसा वेक्टर। अब मान लीजिए इस वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, अगर आपको देखिए उसका डायरेक्शन जो है अगर सेम रखना है, इट इज अ मस्ट कि आपको उसको पैरेलल ही शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर मैंने उसको ऐसे शिफ्ट करा, ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, तो उससे होगा क्या? देखिए ये जो एरो था उसका जो है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम है, उसका लेंथ उतना ही है, लेकिन देखिए उसका डायरेक्शन बदल गया, फिर उसको फ्री वेक्टर नहीं बोल सकते। मैंने उसमें एक मूवमेंट लाया, लेकिन मूवमेंट लाने के चक्कर में उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहा बट डायरेक्शन बदल गया, फिर उसको फ्री वेक्टर नहीं बोल सकते। हमें कुछ इस तरह से उसको मूव करना पड़ेगा ताकि उसका डायरेक्शन भी सेम रहे और मैग्नीट्यूड भी सेम रहे। तो उसके लिए हमें पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ती है, पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ती है। उसमें क्या है, आप इस पूरे वेक्टर को ऐसे ही पकड़ के ऐसे लेके चले जाइए लाइक दिस। इसके कारण क्या होगा, अगर आप ऐसे ही लेके चले गए बिल्कुल पैरेलल। अब देखिए इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दे आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। और वही अगर आपका वेक्टर है तो ऑब्वियसली इस एरो का जो लेंथ है, इस एरो का लेंथ तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो देखिए ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदला, इस हालात में ये वेक्टर कहलाएगा फ्री वेक्टर। मतलब द वेक्टर व्हिच आर केपेबल ऑफ मूविंग विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बेसिकली नोन एज फ्री वेक्टर्स। और देखा जाए ये जो प्रॉपर्टी है ये सारे वेक्टर्स में लागू होते हैं। अब तक मैंने जितने भी सारे वेक्टर्स पढ़ाए थे उन सभी में लागू होते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई वेक्टर फ्री नहीं होता है। ये आमतौर पर उस केसेस में आता है जब आपका वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। ऐसे जैसे मान लीजिए आपने उसको कहीं पे कील ठोक के एक जगह पे आपने अटका दिया हो, तो ये कभी मूव ही नहीं कर सकता। तो अगर मूव नहीं कर सकता फिर तो वहाँ पे पंगा है। आप उसको जिधर भी घुमाने की कोशिश करेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं रह पाएगा, और आप उसको पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशंस बहुत कम देखे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली सारे जो वेक्टर्स हैं अभी तक देखने में मैंने पढ़ा है, आगे भी जितने आप पढ़ेंगे उन सब में ये पैरेलल शिफ्टिंग का जो फीचर है वो लागू होता है। आप कर सकते हैं उनके साथ। तो उस हिसाब से देखा जाए आपके जितने भी सारे वेक्टर्स होते हैं मोस्टली, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिपीटिंग इट, मोस्टली वो सारे क्या होते हैं? फ्री वेक्टर्स ही होते हैं। इक्के दुक्के वेक्टर्स को छोड़ के, जहाँ पे अगर आपको कोई एडिशनल कंडीशन दे दिया जाता है कि उसका इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट कहीं पे आप उसको कर दिया होगा, फिक्स कर दिया, वो हिल नहीं सकता, फिर तब की बात अलग है। ओके चलिए इसके बाद हम करते हैं, वैसे ये वाला जो वेक्टर है बच्चों, मैंने पिछले वाला जो पार्ट 1 वाला जो था इसका वेक्टर का जो पार्ट 1 था वीडियो था उसके अंदर मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। बट ये एक वेक्टर का पार्ट भी होता है, तो जस्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द वेक्टर तो मैं आपको समझा रहा
हूँ, ठीक है। और तो मैं यहाँ पर उतनी डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो इसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखिए आपको सीधे भाषा में बताता हूँ। आप मान लीजिए एक आपको 2 डायमेंशन ले लीजिए या 3 डायमेंशन ले लीजिए, जैसे आपको लेना है ले लीजिए। आप 2 डायमेंशन लेके समझाएंगे तो भी समझ आ जाएगा, 3 डायमेंशन समझाओ तो भी आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपका XYZ आपका 3D स्पेस, आप एक वेक्टर को बना रहे हैं और उस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन में अगर लगा हुआ हो, अगर उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन में लगा हुआ हो, मतलब उसकी जो पूंछ है वो ओरिजिन से टच कर रहा हो, तो इस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसा वेक्टर है, इसको पोजीशन वेक्टर नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी जो पूंछ है वो इसको टच नहीं कर रहा है, या उसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रही। लेकिन अगर ऐसा कोई वेक्टर है, इसको मैं पोजीशन वेक्टर कह सकता हूँ क्योंकि इसका जो टच है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ पे टच है। या उसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसा आपको कोई वेक्टर बोला ऐसा वेक्टर, कुछ बच्चे कहते हैं इसको पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। देखिए कुछ जगह पे इसको भी हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिनल डेफिनेशन वो यही होता है कि उसका जो एंड स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा क्या करना चाहिए, ओरिजिन को टच करना चाहिए। लेकिन कुछ हालातों में हम ऐसे वेक्टर को भी हम पोजीशन वेक्टर कह देते हैं जिनका जो टेल है, उनका जो हेड है वो आपके ओरिजिन को टच कर रहा है, ठीक है। कुछ जगह पर हम बोल भी देते हैं, जैसे आगे जाके हम टॉपिक्स करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहां पे जाके आपको बेहतर समझ आएगा कि कभी कभार अगर आपका वेक्टर का हेड भी अगर ओरिजिन को टच कर जाता है तो उसको भी हम पोजीशन वेक्टर कहीं ना कहीं बोल देते हैं। बट रियलिटी में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे सिचुएशन राइज नहीं करते। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस व्हिच कम्स अप टू अस वो बेसिकली यही होता है कि उनकी जो पूंछ होती है वो ओरिजिन को टच करती है, वो बाहर की तरफ आउटवर्डली ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो सीधे भाषा में बताएं, कोई भी वेक्टर जिसकी पूंछ या जिसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओरिजिन को टच करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं these are the vectors, these are the vectors whose starting point is connected to the origin, बस to the origin, ठीक है। इसको लिख लीजिए। और अगर आपको पता हो, मैंने ये पिछले वीडियो में आपको समझाया भी था कि पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x y z, या कोई नंबर से भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया 2 3 5 ऐसे लिख दिया, और इस वेक्टर का आप इसका नाम ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, जैसे बी वेक्टर। तो क्या हो जाता है, वो ए वेक्टर बोल लीजिए या बी वेक्टर बोल लीजिए। मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पे ओ ए ही लिखना है क्योंकि आपका डायरेक्शन ओ से ए की तरफ जा रहा है, बिकॉज़ ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के चैप्टर में डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। अगर आपका एरो इधर की तरफ होता फिर आप उसको ए ओ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, ये जो आपका x का मैग्नीट्यूड होता है, इसके साथ x एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो कि क्या होता है, i कैप होता है। फिर y के मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं j कैप, और z के मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं k कैप। मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ओके, नोट इट डाउन। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं, ये भी मैंने पिछले टॉपिक में आपको समझाया था पिछले वीडियो में। ये और आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो इंटरकनेक्टेड होता है, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जस्ट बिकॉज मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर समझा रहा हूँ तो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन उसका जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसका भी डिटेल ज़्यादा जानना है तो आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, मान लीजिए अगेन आपके पास 3 एक्सिस है, आप 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर आपने रैंडमली बना दिया, लेकिन उसकी जो पूंछ है, उसका जो टेल है या उसका जो हेड है, उनमें से कोई भी एक एंड ओरिजिन को टच नहीं कर रहा है, बस ऐसे रैंडमली कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, कहीं पे जा रहा है। ओके, ऐसे वेक्टर्स को जिनमें क्या होता है कि लाइन का टेल, लाइन का हेड बहुत कम यूजुअली ओरिजिन को टच करता है, मोस्टली टेल ही करता है। लेकिन अगर मान भी लेते एक बार के लिए तो उनका कोई भी सिरा अगर ओरिजिन को टच नहीं करता, ऐसे रैंडमली कहीं से भी ओरिजिनेट हो रहा है, कहीं पे भी एंड हो रहा है पूरे स्पेस में, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
अब देखिए इस पॉइंट पर आप P बोलते हैं, इस पॉइंट पर आप Q बोलते हैं, और मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और अगर ये आपका है x2 y2 z, अगर आप इधर से पोजीशन वेक्टर ज्वाइन करते हैं, इधर से करते हैं, मान लीजिए ये आपका OP वेक्टर है, इसको आप नाम दे सकते हैं R1 वेक्टर, इसको आप नाम दे सकते हैं R2 वेक्टर, तो ये क्या है डिस्टेंस वेक्टर। तो अगर इसका पहले डेफिनेशन बोले, these are the vectors whose tail or head never touch the origin, तुमको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की खासियत क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की खासियत होती है इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये मैंने पिछले टॉपिक में आपको समझाया था। अब देखिए इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर तो समझ आ गया, अब ये इनिशियल फाइनल क्या होता है। देखिए अगर आपका वेक्टर इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, ओके। और अगर इधर से इधर जाता है तो वो आपका फाइनल होता है, ये आपका इनिशियल। चलिए अभी इसकी बात करते हैं, अगर इधर से इधर आ रहा है तो ये आपका इनिशियल, ये फाइनल है। अगर ये पॉइंट आपका इनिशियल है, इसके साथ जो पोजीशन वेक्टर लगा हुआ है वो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और अगर ये आपका फाइनल पॉइंट है तो उसके साथ जो वेक्टर लगा हुआ आपका क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो मतलब इस हालात में P2 की बात करो, P2Q, तो आपका फाइनल पॉइंट क्या है, ये इसका, ये जो है OQ जो है ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। और अगर P आपका इनिशियल पॉइंट है तो OP आपका क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। अब OQ को आप कैसे लिखोगे, अभी मैंने आपको बताया था उन कोऑर्डिनेट्स के साथ। देखिए जब भी आपको पोजीशन वेक्टर लिखना होता है, कोऑर्डिनेट्स जो होता है x y z, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होता है x के साथ i कैप, y के साथ j कैप, z के साथ k कैप लगा दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, खत्म कहानी। ये आपका OQ हो गया, तो OP हो जाएगा आपका x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अब अगर इन ब्रैकेट्स को अगर आप खोलते हैं क्या होगा, देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, x2 i कैप और यहां पे आपको एक माइनस x1 i कैप मिलेगा। दोनों में से अगर आप i कैप कॉमन निकालते हैं तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1। फिर अगर इन दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहां पे आपको माइनस y1 j कैप मिलेगा, तो j कैप का कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा y2 माइनस 1। फिर इधर मिलेगा z2 माइनस z2 k कैप। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर इतना आपको नहीं करना, इतना लंबा आपको नहीं करना, तो सीधा आप ये भी कर सकते थे, अगर P2Q जा रहा है तो Q आपका फाइनल पॉइंट है, P आपका इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रेस्पेक्टिवली सबट्रैक्ट कीजिए, i j k लगा दीजिए। जैसे अगर यहां देखा है x की दिशा में, तो ये फाइनल है, इनिशियल है, तो x - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। उसी तरह का इमेजिन कीजिए अगर मैंने इसको QP वेक्टर बोला हो तो क्या फर्क पड़ जाता है, एरो इधर की तरफ जाता है, एरो आपका इधर की तरफ जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, देखिए ये जो आपका OQ होता फिर वो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर कहलाता है, क्योंकि Q आपका इनिशियल पॉइंट है, और OP जो है वो आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर कहलाता है, क्योंकि P आपका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाता है, इस चीज को आप पहले लिखते, इस चीज को बाद में लिखते, और ये पूरा सिचुएशन क्या हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। मतलब आप x1 माइनस x2 का i क्या लिख सकते थे, y1 माइनस y2 का j क्या लिख सकते थे, z1 माइनस z2 का k क्या लिख सकते थे। ओके, चलिए ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अगर आपको थोड़ा डिटेल में ज़्यादा जानना है तो आप पिछले बार आप वीडियो देख लीजिए, बेसिक्स टू वेक्टर्स पार्ट 1, वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। ओके, नोट डाउन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। मैं आपके डाउट्स के अकॉर्डिंगली और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, चलिए।